सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू और कश्मीर दौरे के पीछे का मैसेज क्या है? क्या टीआरएस का बीआरएस बन जाना उनके नेशनल एम्बिशंस को दर्शाता है? एनर्जी क्राइसिस का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? और यूके में जो इस समय हालिया राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल चल रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? पिछले कुछ दिनों में आपने हमें ऐसे ही ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे कई और सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद आपको अपूर्व। और बहुत खबर और भी है, जैसे कि नोबेल जो शांति पुरस्कार है, पीस प्राइज, वो भी दिया गया है। और देखें, गुजरात में ये बहुत ही एक गंभीर और बहुत ही दिल तोड़ने वाली और शर्मनाक घटना भी हुई है, जो लोगों को बांध के और उनको डंडों से पीटा गया, पुलिस ने पीटा और लोग भी इकट्ठे हुए वहाँ पे और नारे भी लगे। बिल्कुल तालिबानी स्टाइल एक बात हुई है, जिससे बहुत मन खट्टा होता है। शेखर, इसी के साथ सवालों की शुरुआत करने से पहले, अब आपने इसकी बात छेड़ी दी है, तो आप नोबेल प्राइज के बारे में भी अगर थोड़ा हमारे दर्शकों देखिए, नोबेल प्राइज जो है ये बेलारूस के जो एक्टिविस्ट हैं, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, जो लोकतंत्र के लिए काम करते हैं और सिविल राइट्स के लिए काम करते हैं, उनको दिया गया है। बेलारूस एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है, जैसे मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है करीब 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है। लेकिन बेलारूस जो पहले सोवियत यूनियन था, उसके सब टुकड़े हुए, जिसको हम कहते हैं इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, तो वो सब गिरे, तो CIS स्टेट्स बनी, तो 11 बन गए। तो उसमें देखिए कि किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये तो आप एशिया की तरफ समझिए, है ना। और यूरोप की तरफ फिर बने, उसमें से यूक्रेन सबसे बड़ा था, फिर 3 बाल्टिक देश जो थे, वो लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया, और ऐसे बना बेलारूस। तो जो बेलारूस था, जिसको पहले बेलोरशिया भी बोलते थे, ये भी रूस का, सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन ये अलग हो गया। अब जितने बाकी हिस्से अलग हुए, वो सब अपने आप स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न, सॉवरेन अपने आप देश बन गए। उनका सब, उनमें कुछ आपस में अलायंसेज हैं वगैरह हैं, जो भी हैं, लेकिन वो रूस से अपने आप को सब अलग मानते हैं जी। और रूस की छाया में नहीं रहते हैं। यूक्रेन के साथ रूस का जो झगड़ा है, वो इसी बात का है कि रूस कहता है, अरे कल तो तुम हमारे हिस्से थे, अभी हम जो कह रहे हैं वही करो। तो वो नहीं चल रहा है। लेकिन एक ही देश है उन देशों में से जो रूस का कहा मानता है। अच्छा। और उसका जो रूलर है, जो उसका शासक है, वो बिल्कुल पुतिन की पॉकेट में है। बल्कि पुतिन की पॉकेट में तो आमतौर पर उनका प्राइम मिनिस्टर रहता है, जब कभी होता है। मेडवेडेव को ये बहुत फख्र से के साथ उन्होंने काम किया बहुत साल। लेकिन वो जो बेलारूस के शासक हैं, लुकाशेंको, वो भी उनकी पॉकेट में रहते हैं जी। तो जितने ये पुराने सोवियत रिपब्लिक्स हैं बने, उनमें से एक ही रूस का समर्थन कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। और वो ही ऐसा देश है जिसके यूक्रेन के साथ बॉर्डर्स हैं, और वो बार बार इस बात की धमकी देता है कि मेरी सेना भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी जी। बेलारूस की ज़मीन से रूस ने बहुत हमले भी किए हैं, ख़ास करके जब पहले राउंड में, जबकि कीव के ऊपर हमले किए गए थे, तो जो बहुत टैंक आए थे कीव की तरफ, जो हॉस्टोमिल, जो कीव के पास बहुत बड़ी एयरबेस थी, जहाँ पे रूस ने पहले अपने कमांडो भेजे थे कि हम इस एयरबेस को काबू कर लेंगे और फिर यहाँ पे हमारे फौजी उतरेंगे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज़ों से, और फिर हम कीव टेक ओवर कर लेंगे। अब हुआ क्या, लेने के देने पड़ गए, क्योंकि वहाँ पे तो कमांडो पहुँच गए। यहाँ से जो टैंक आ रहे थे उनको यूक्रेनियंस ने रास्ते में रोक लिया, उनके ऊपर गुरिल्ला वॉरफेयर करके, और जो उनके पास नए मिसाइल थे, जो जेवलिन मिसाइल थे, वो पेड़ के पीछे खड़े हुए वहाँ से एक मिसाइल मार दिया। एक टैंक आगे के 2 टैंक को लग गया, बीच के एक टैंक को लग गया, एक पीछे के टैंक को लग गया, तो सारा कॉन्वॉय रुक गया। हाईवेज पे आ रहे थे, क्योंकि इतने बड़े जीनियस हैं रशिया के जनरल्स,
तो हाईवेज पे आ रहे थे तो सब फंस गए। वो फंस गए तो कमांडोज वहाँ पे फंस गए हॉस्टोमेल एयरबेस में, उनको घेर के सभी को मार दिया। तो वो सारी जो सेना थी वो बेलारूस से आई थी। तो बेलारूस इस समय पुतिन का बहुत बड़ा साथी है। और अभी भी जब पुतिन बात करते हैं कि मैं दोबारा कैसे इस लड़ाई को मैं हार रहा हूँ ज़मीन पे, अब मैं कैसे इसमें रिकवरी शुरू करूँ, तो यही लगता है कि कोई तरीके से मैं बेलारूस से घुस जाऊँ ताकि वहाँ से कीव नज़दीक है, और कीव ना भी पहुँचूँ तो जो उत्तर से सड़कें और रेलवे आ रही है पोलैंड से, जिससे कि पश्चिमी मदद सारी यूक्रेन को आती है, उसको मैं काट दूँ। तो ये बेलारूस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बेलारूस क्यों रूस का साथ दे रहा है? वो साफ इसलिए है कि बेलारूस में भी एक डिक्टेटर है जो अपने आप को पुतिन से भी आगे समझता है, उसका नाम है लुकाशेंको। तो लुकाशेंको अब दुनिया में एक तरह का एक ही डिक्टेटर है इस समय, सन 96 से करीब वो डिक्टेटर है, और वो चले जा रहा है पुराने कम्युनिस्ट तरीके से, बिल्कुल अथॉरिटेरियन, बिल्कुल डिक्टेटोरियल राज वो चला रहा है। ये बोरेट वगैरह बना के बदनामी तो कर दी कजाकिस्तान की, पर ये उन सब का बाप है, और एज में भी ज़्यादा है, उम्र में भी ज़्यादा है, लेकिन आप देखें कि वो पुतिन के साथ खड़ा होता है हर जगह। अब इसने वहाँ बहुत दंगा किया हुआ है और बहुत अत्याचार किया हुआ है। वहाँ सारी अपोजिशन को या जेल में बंद कर दिया या वो छोड़ के भाग गए। बल्कि उसका एक क्रिटिक एक जहाज़ में जा रहा था, सिविलियन जहाज़ में, एक देश से दूसरे देश में, वो जहाज़ सिर्फ बेलारूस के ऊपर से उड़ रहा था। इसने ऑर्डर देके कि मैं तुम्हें शूट डाउन कर दूंगा, उस जहाज़ को उतरवा लिया बेलारूस में, उसमें से अपना आदमी निकाल के उसको बंद कर दिया और जहाज़ को जाने दिया। तो इस तरह का वो दादा है। अब ऐसी दादागिरी में जो सिविल लिबर्टीज का काम कर पाए, हिम्मत का काम कर पाए, उसकी बड़ी दाद देनी चाहिए। तो उसी को इस बार नोबेल प्राइज मिला है। इसमें कुछ राजनीति भी आप देख सकते हैं। राजनीति यह है कि इस समय सारा जो पश्चिमी संसार है, पश्चिमी दुनिया है, वो पुतिन के खिलाफ है। पुतिन एक कॉमन दुश्मन है सबका। तो उसमें उन लोगों को चॉइस तो बहुत होते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। बहुत लोग बहुत देशों में अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कई देशों में अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको चुना है। तो इसका एक तरह से ये पॉलिटिकल चॉइस भी है, क्योंकि हम ये कहें कि नोबेल प्राइजेज में, नोबेल पुरस्कारों में, खास करके शांति पुरस्कार में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स उसके काफ़ी पुरस्कारों में, साइंस के छोड़ के मैं कहूँगा, जैसे इकोनॉमिक्स के भी है। जब इकोनॉमिक्स में सीजन होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स था तो उनका मिलता रहता है। फिर जब दुनिया में खास करके यूरोप में सोशलिज्म वापस आता है तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स वालों को मिलता है। तो ऐसे इस समय जो पॉलिटिकल सीजन है वो एंटी पुतिन है। और जो अथॉरिटेरियनिज्म की जो दुनिया में इमेज है, खास करके पश्चिमी जगत में, वो पुतिन जैसे और देश, कुछ हद तक शी जिनपिंग से कोई आसानी से पंगा लेता नहीं है चीन के साथ में। तो अब ये मैंने सोचा नहीं इस बारे में, अभी सोच रहा हूँ आपसे बोलते बोलते कि ईगुर इशू के ऊपर भी शायद कोई लोग एक्टिविस्ट होंगे। पर मुझे लगता है कि नोबेल जो कमेटी है उसे ज़रा ध्यान से रहेगी। पिछले साल उन्होंने फिलीपींस के कुछ पत्रकारों को दिया था। तो इस समय इसी एक कंसिडरेशन से बेलारूस को चुना गया है। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं ये बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसा पीस प्राइज नहीं है जैसा बिल्कुल फालतू एक बार ओबामा को दे दिया था। चलिए शेखर, हमारे दर्शकों को मेरे ख्याल में मौका नहीं मिल पाया था नोबेल प्राइज़ पे सवाल पूछने का, लेकिन बहुत ही दिलचस्प शुरुआत आज के एपिसोड की। पहला जो सवाल अब दर्शकों से आ रहा है वो आ रहा है अमन शुक्ला से, जो कि हमसे पूछ रहे हैं कि आप अमित शाह की जम्मू कश्मीर की यात्रा को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये कैजुअल नहीं लग रहा। वो बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 3 वर्किंग डेज थे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, कुछ समुदायों के लिए आरक्षण और जैसे कुछ शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल किया। इसके साथ ऐसी सीटें जहां बीजेपी दशकों से नहीं जीती थी वहां रैलियां भी हुई। इससे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। जी हाँ, क्योंकि कश्मीर में देखिए इस साल
अब 3 साल तो हो चुके हैं कश्मीर का जो संवैधानिक स्टेटस था उसको बदले हुए। अब आप कितने साल इसे घसीटेंगे? और एक बात आपको दुनिया को भी दिखानी है कि आपने उसको राज्य फिर से बना दिया। अब आपने कहा राज्य तब बनेगा पहले चुनाव हो जाए, तो चुनाव करना जरूरी है। चुनाव को आप इंडेफिनेटली आप उसको रोक के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत खतरे भी हैं आगे जाने में जी। और वैसे भी जितना आप डिले करेंगे फिर हमारा राष्ट्रीय चुनाव पास आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस साल चुनाव वहाँ पे होगा। इस साल का मतलब ये नहीं कि इस कैलेंडर ईयर में होगा, पर जैसे कि थोड़ा मौसम ठीक होगा 2023 में, तो अब इम्कान मेरा ये है और इस सबसे इंडिकेशन से लग रहा है कि चुनाव होगा। और ये एक तरह से पॉलिटिक्स दोबारा वहाँ शुरू की जा रही है, इसीलिए उन्होंने जो वहाँ के 3 परिवार हैं उनके ऊपर इतना भारी अटैक भी किया है। तो ये पॉलिटिकल विजिट है। वैसे तो अमित शाह तो बीजेपी के सबसे बड़े पॉलिटिकल नेता हैं, प्रधानमंत्री का तो अपना स्टेटस है, लेकिन बीजेपी में जो अगर राजनीतिक तरीके से देखें तो सबसे ऊंचा ओहदा अमित शाह जी का ही है जी। और वो ये मैसेज लेके कश्मीर में गए हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो कि राजनीतिक प्रक्रिया है, वो अब फिर से शुरू होने लगी है। अगला सवाल जो है वो प्रीतम का है, जो पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन में मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल पर आपके क्या विचार हैं? क्या ट्रस से गलती हुई है? देखिए, ट्रस ऐसे है कि जो हमारे दोस्त हैं ब्रिटेन में, वो ये कहते थे, खास करके वो लोग जो कि ये वो भी कहते थे जो लेबर वाले हैं, जिन्हें टोरीज पसंद नहीं है, कंजर्वेटिव, और वो भी जो कंजर्वेटिव हैं, वो कहते थे कि कंजर्वेटिव पार्टी की फितरत अभी ऐसी है कि जो सबसे कम अकल होगा वो उसी को प्रधानमंत्री चुनेंगे, और तभी कहते थे लिज ट्रस सबसे कम अकल है, इसी को चुनेंगे। तो उसको चुन लिया। कई बार ऐसा होता है ना, भगवान जो मांगो वो दे देता है जी। तो उन्होंने कहा कि सबसे कम अकल का हमारा प्रधानमंत्री बने, तो बन गई वो। अब वो बन गई तो उन्होंने आते ही कुछ ऐसे अर्थव्यवस्था के ऊपर चीज़ें करी कि इस समय में जो अमीर आदमी थे उनके टैक्स भारी कट कर दिए। अब ये पुराने ज़माने की जो रिगन की इकोनॉमिक्स है या थैचर की इकोनॉमिक्स है, उस टाइम में जो चलता था वो इस समय चले वो एकदम आसान नहीं है। क्योंकि ऐसे है कि ज़ियाउल हक एक बात कहते थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ज़ियाउल हक को कोट कर रहा हूँ। उनको जब भी पूछा जाता था कि आप पाकिस्तान में जमहूरियत कब बहाल करोगे, पाकिस्तान में इलेक्शन कब कराओगे, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कब रिस्टोर करोगे, तो वो कहते थे कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है, इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये तब अच्छी चीज़ है जब इंसान की सेहत पहले ठीक हो। अगर इंसान पहले बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है, ड्रिप लगा हुआ है, और उसको बोलो यार तेरे लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, जा तू कसरत का, वो तो मर जाएगा। तो मेरा पाकिस्तान भी इस समय ऐसे बुरी हालत में है, मरीज की तरह है, तो उसको मैं बोलूँ कि एकदम जाके तू डेमोक्रेसी कर ले तो मर जाएगा। तो ये ऐसे ही है कि जैसे कि बीमार आदमी को बोलो कि तुम बड़ी हैवी एक्सरसाइज करो। तो ये जैसे बातें हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म की, लो टैक्सेशन अच्छी बात है, मैं तो लो टैक्सेशन का पूरा समर्थक हूँ। लो टैक्सेशन हो, इजी मनी पॉलिसी हो, ये सब बातें हैं, लेकिन ये तब के लिए हैं जबकि आपकी अर्थव्यवस्था की बेसिक जो सेहत है, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जी, वो आपके साउंड हों। ये नहीं, जब थैचर ने भी चेंज की थी तो ये नहीं कहने का मतलब है कि उस समय यूके की अर्थव्यवस्था बड़ी ज़बरदस्त थी लेकिन अस्थिर नहीं थी। इस समय अस्थिर है। इस समय 2 साल का तो पेंडेमिक से रुका सब कुछ। यूके में भी काफ़ी लॉकडाउन लगे, काफ़ी लोगों को पैसे भेजे गए ताकि उनको जो नौकरी नहीं है उसमें उनको गुजारा हो सके। वो पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया, उससे इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति। तो इस समय बहुत पेचीदगियाँ हैं। तो इस समय ये पेशेंट जो है, मरीज़ बीमार है, इस मरीज़ को आप मैराथन दौड़ने के लिए या स्प्रिंट दौड़ने के लिए 100 मीटर नहीं कह सकते हैं। तो वही बातें जो पहले चली उनको अभी ट्राई करना, ये एक तरह से अक्लमंदी की बात नहीं है, और इसीलिए उन्होंने इस सबसे बड़े फैसले को अभी वापस लिया है। उनने कल लोगों को समझ नहीं आया, गलती हो गई तो फटाफट वापस कर लिया, लेकिन तब तक गड़बड़ हो गई। अभी आप देखिए कि उनकी एक मिनिस्टर है, उन्होंने, हालांकि वो भारतीय मूल की हैं जी, युगांडा से आई हैं पर भारतीय मूल की हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी वाहियात बातें कह दी हैं एक स्पेक्टेटर मैगजीन में इंटरव्यू में, और उसमें भारतीयों के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कह दी हैं। क्योंकि भारत का और यूके का एक जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नेगोशिएट हो रहा है और काफ़ी आगे पहुंच गया है। तो उन्होंने कुछ बदतमीज़ी के बॉर्डर लाइन बातें कह दी हैं
कि बहुत ज़्यादा भारतीय आ गए हैं, वो आते हैं वीज़ा पर जाते नहीं हैं वगैरह वगैरह, तो उसके फिर इम्प्लीकेशंस हो रही हैं। तो लगता है जो सरकार बनी है ये इतनी मेच्योर नहीं है, इसमें परिपक्वता की कमी है। लोग कहते थे बोरिस जॉनसन को, लेकिन बोरिस जॉनसन फिर भी पढ़े लिखे थे। और वैसे बात ये भी है कि जब आप कंपैरिजन करें तो ए और बी का कंपैरिजन तो एक होता है, लेकिन आप कंपैरिजन ही आपके पास वाई और जेड का है तो जेड वाई से उतना ही बुरा लगता है। तो ये ठीक सरकार अभी समय जो है लगता नहीं कि चलेगी, और इसलिए ओपिनियन पोल्स जो आ रही हैं उनमें लगता है कि फिर से लोग लेबर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि लेबर बिल्कुल जिसको कहते हैं डेड इन द वाटर थी, ख़त्म थी, कोई लेबर को वोट देना नहीं चाहता था। लेकिन अब कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने अंदर इतने बेहूदे बदलाव करके काफ़ी समस्या अपने लिए खड़ी कर दी है, और ये समस्या ज़्यादा जो आएगी ये अर्थव्यवस्था से ही आएगी। अगला सवाल जो है वो आदित्य का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि हाल ही में आरएसएस और मोहन भागवत दोनों ने अपने दशहरा भाषण में बढ़ती बेरोजगारी और इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बात की। क्या आपको लगता है कि वे इसके माध्यम से सरकार को 2024 के चुनावों से पहले इन पर काम करने के लिए कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं तो इसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। देखिए, इसमें मैं 3 बातें बताऊंगा आपको। पहली तो ये कि आरएसएस को बीजेपी सरकार को कुछ कहने के लिए या कुछ सलाह देने के लिए निर्देश तो अब वो नहीं देती है जी। क्योंकि इस समय ये बीजेपी की सरकार बहुत मजबूत है। तो आरएसएस की इस समय आरएसएस के लोगों तो बुरा मत मानिएगा, क्षमा कीजिएगा, उनकी हैसियत नहीं है कि वो औकात नहीं है कि वो इस बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को निर्देश दे पाए। वो खत्म हो गया 2014 में। लेकिन उनको सिग्नल भी देना हो तो उनको पब्लिक स्पीचेस के थ्रू या वक्तव्यों के थ्रू देना की ज़रूरत नहीं है, वो जाके मिलके कह सकते हैं जी। क्योंकि वो काफ़ी मिलते रहते हैं। तीसरी बात ये है कि आरएसएस और बीजेपी ये बात कभी मत सोचिएगा कि वो अलग हैं, और आप कभी मत सोचिएगा, कई लोगों ने कहा अरे अब तो देखिए अब तो आरएसएस भी मोदी जी की सरकार को पुल अप कर रही है। ऐसे नहीं होता है। आरएसएस और ये मोदी सरकार बिल्कुल एक साथ है, इस तरीके से है, ये एक साथ काम करते हैं। ये इस समय वो स्थिति नहीं है जो आरएसएस की और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की थी। उसमें आरएसएस निर्देश देती थी, उनका कोई पालन नहीं करता था। सरकार आरएसएस पे हंसती थी, आरएसएस सरकार पे रोती थी। अब वो स्थिति नहीं है। अभी आरएसएस और सरकार बिल्कुल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक पेज पे है, या हिंदी में कहेंगे कि एक पाले पर है इस खेल में। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसमें और गहरा कोई मतलब निकालना ठीक नहीं है। हाँ, उनका एक मैसेज है जो अगर आप सरसंघ चालक के भाषण को ध्यान से सुने और फिर आप उनके पुराने भाषणों को सुने और उससे पहले जितने भी सरसंघ चालक रहे हैं उनके सुने, और फिर आप दीनदयाल उपाध्याय का लिखा पढ़ें, वो ये है कि स्वरोजगार, कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, कंपनियां सबको नौकरी नहीं दे सकती है। तो भारत के इंसान अपने लिए रोजगार पैदा करें। अब वो चाहे सब्जी बेच करो, चाहे वो जूते गांठ करो, चाहे वो घर में खाना डिलीवर करके जोमेटो स्विगी के लिए चाहे वो हो। तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर नौकरियां हमारे यहाँ स्वरोजगार से आएंगी। वो कि आरएसएस की एक पुरानी आइडियोलॉजिकल पोजीशन है जो दीनदयाल उपाध्याय ने भी लिखी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आरएसएस और बीजेपी को समझना है तो ये बाकी पार्टियों में भारत की बाकी पार्टियों से अलग है क्योंकि भारत की बाकी पार्टियों का आपको लिखित कोई उनका लिटरेचर नहीं मिलेगा जिसमें उनका एजेंडा लिखा होगा। लेफ्ट का है तो लेफ्ट का तो भी वैसे कोई खास वैल्यू नहीं है, और लेफ्ट भी हमारे यहाँ बहुत मॉडिफाइड है। केरला में एक लेफ्ट है, बंगाल में एक लेफ्ट है, जेएनयू में एक लेफ्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर बीजेपी आरएसएस एक पार्टी है और एक आइडियोलॉजी है, और इनका सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप गुरु गोलवलकर का लिखा देखिए, बंच ऑफ थॉट्स देखिए, सावरकर ने जो लिखा है वो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है वो देखिए, आरएसएस के सरसंघ चालक के जो ये भाषण होते हैं हर साल, इनको पढ़िए, तो आपको समझ आ जाएगा कि उनकी नीतियां, खास करके उनकी आर्थिक नीतियां क्या हैं। तो ये जो अभी कह रहे हैं आरएसएस के नेता, ये उन्हीं को दोबारा रीस्टेट कर रहे हैं। अगला सवाल जो है वो विनायक सरदेसाई का है, जो कि पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन भरना
फिर एक बार ये साबित करता है कि गांधी परिवार को सिर्फ शक्ति और अधिकार चाहिए, बिना किसी जवाबदेही या जिम्मेदारी के, यानी कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, वैसे ही खड़गे जी को भी इसलिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि गांधी परिवार का हुक्म ना मानना उनके स्वभाव में नहीं है। कांग्रेस में ये जी हुजूरी कल्चर कब खत्म होगा? देखिए, ये तो साफ है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो पार्टी का नेता नहीं होगा। ये साफ है कि पार्टी के नेता राहुल गांधी होंगे। तो मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, पी चिदम्बरम ने 2 हफ्ते पहले, इसका लिंक भी हम शेयर कर लेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का है। पी चिदम्बरम ने 2 हफ्ते पहले कॉलम लिखते इंडियन एक्सप्रेस में हर सप्ताह, हर रविवार को, उसमें लिखा था, उसने कहा कि एक व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है, एक और व्यक्ति पार्टी का लीडर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष ही लीडर हो। और उन्होंने फिर उदाहरण दिए थे। उन्होंने कहा कि बहुत साल गांधी जी नेता थे कांग्रेस के, गांधी जी के नाम पे लोग कांग्रेस में आते थे, तब वोट तो इतने नहीं, वोट का इशू तो नहीं था, लेकिन गांधी जी के नाम पे लोग कांग्रेस के सब जलसों में आते थे या कांग्रेस की बात मानते थे। नेता गांधी जी ही थे, लेकिन गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं थे। प्रेसिडेंट तो उस समय कांग्रेस के हिंदू मुसलमान बहुत लोग बने, बहुत साल। उसके बाद नेहरू जी नेता थे पार्टी के और सरकार के, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष और लोग थे। इंदिरा जी भी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष बनी, लेकिन वो नेता नहीं थी। और ऐसे ही जब इंदिरा जी जब शास्त्री देश के नेता थे या पार्टी के नेता थे, सरकार के नेता थे, तब अध्यक्ष कोई और थे। इंदिरा जी थी तब अध्यक्ष कोई और थे। ये तो इंदिरा जी ने जब एक बार कांग्रेस पार्टी को तोड़ा 1969 में, फिर भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और थे। आपको याद होगा इमरजेंसी के टाइम भी डीके बरुआ थे, देवकांत बरुआ आसाम के थे, जिन्होंने कहा इंदिरा इज इंडिया, जो की बात अभी तक चिपकी हुई है कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की कल्चर को। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा इतिहास दिखाता है कि प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन नेता कोई और हो सकता है। तो राजीव गांधी भी थे। राजीव गांधी हालांकि खुद प्रेसिडेंट बने। जब इंदिरा गांधी जब वापस आई 1980 में, उसके बाद से हुआ गांधी परिवार ने भी दोनों जॉब एक साथ कर दी, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। फिर नरसिम्हा राव भी ऐसे रहे। लेकिन आप देखें कि जब राजीव गांधी भी थे, तब थोड़े दिन के बाद लगा कि पार्टी की पकड़ उनसे जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का काम भी फुल टाइम होता है। तो उन्होंने थोड़े समय के लिए कमलापति त्रिपाठी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, कार्यकारी प्रेसिडेंट। तो अगर ये प्रेसिडेंट काम कर सकता है, उनका कहना है चिदम्बरम जी का ये, तो उसका काम तो है कि पार्टी संभाले। मतलब आप ये समझिए कि जो पार्टी का नेता है, या जैसे राहुल गांधी है, वो ऐसे होंगे जैसे कि कोई स्टेट का मुख्यमंत्री होता है। और जो पार्टी अध्यक्ष होगा वो ऐसे होगा जैसे कि उस राज्य का चीफ सेक्रेटरी होता है। ये आप देखें प्रधानमंत्री के ऑफिस में एक प्रधानमंत्री और एक फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रधानमंत्री। हालांकि ये इतना अच्छा उदाहरण नहीं है जितना राज्य का है। तो कांग्रेस पार्टी के जो फॉर्मुलेशन है पार्टी अध्यक्ष के लिए, वो अभी चीफ सेक्रेटरी वाली है, वो चीफ मिनिस्टर वाली नहीं है। रही चॉइस खड़गे की, तो खड़गे एक बड़े पुराने जाने माने नेता हैं, बहुत चुनाव जीते हैं। वो टिपिकल जो कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल होते हैं, बड़ बोले राज्यसभा हिट नहीं है। वो चुनाव जीत के चुनाव लड़े हुए हैं। दलित संप्रदाय के 80 साल उम्र ज़रा ज़्यादा है आजकल की पॉलिटिक्स के मुकाबले, लेकिन फिर भी वो कोई ऐसे अनक्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है। जो गलत बात इसमें हुई है वो ये कि एक इम्प्रेशन जो दिखाया गया है कि वो गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं, जिसको कहते हैं कि किंग्स कैंडिडेट या क्वींस कैंडिडेट, तो वो लग रहे हैं। वो एक बदकिस्मती की बात है, वो नहीं होना चाहिए। तब देखने की बात यह है कि कांग्रेस के लोग कहाँ वोट करते हैं, क्योंकि अभी अगर आप कैंपेनिंग देखें कांग्रेस पार्टी में, तो शशि थरूर ही हैं जो ज़बरदस्त कैंपेनिंग कर रहे हैं। और काफ़ी नौजवान मेंबर जो कांग्रेस पार्टी के, मैं सोचूंगा कि वो 2 बार सोचेंगे वोट देने से पहले। जी, अगला सवाल जो है वो विश्व प्रताप सिंह का है, जो कि पूछ रहे हैं कि टीआरएस ने अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर लिया है। क्या आपको लगता है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर फैलकर कांग्रेस के वोट बैंक को रिप्लेस करने के लिए आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? केसीआर, वो बोल रहे हैं कि केसीआर कंटेम्प्रेरी इंडिया के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में से हैं, लेकिन केजरीवाल, नीतीश या ममता की तुलना में उनकी लोकप्रियता में कमी है।
देखिए अब दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, और आजकल ख्याल सबका यही है कि मैं नेशनल लीडर बन जाऊंगा। वो इसलिए कि हर कोई ये सोच रहा है कि कांग्रेस इस समय बिल्कुल नीचे जा रही है और एक वो खाली जगह बन रही है भारतीय राजनीति में, और वहाँ हम घुसेंगे। और उस जगह में कई जगह आम आदमी पार्टी घुसी है, जैसे पंजाब में, दिल्ली में उसने कांग्रेस का वोट बिल्कुल ले लिया है, और अब वो कोशिश कर रही है गुजरात में, हिमाचल में भी ले ली। तो वो सब लोग, बाकी लोगों के मुंह में पानी आ रहा है उसको देख के कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हालांकि कि छोटा राज्य है तेलंगाना, उसमें से इतना महत्वाकांक्षी होना, हालांकि महत्वाकांक्षा राजनीति में अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। हमें किसी की महत्वाकांक्षा के ऊपर जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ये ना हो कि जैसे बैट्समैन होता है ना, अपनी क्रीज छोड़ के आगे जाता है और फिर बॉल मिस कर जाता है, तो बैक फुट भी क्रीज से बाहर होता है, फ्रंट फुट बीच में कहीं होता है, पीछे से स्टंप हो जाता है, तो नो मैन्स लैंड पे पकड़ा जाता है। कहीं वो ना हो जाए, इसलिए आमतौर पे जो बैट्समैन होते हैं या तो अपना बैक फुट क्रीज के पीछे रखते हैं। जो उनका जो क्रीज जो उनकी है वो तेलंगाना सरकार है। तेलंगाना में भी चुनाव आने वाला है और बीजेपी अपने चाकू तलवारें बहुत तेज कर रही है तेलंगाना के लिए। तो कहीं ये ना हो कि उससे ध्यान उचट जाए और वो भी हाथ से जाए। ये बात जो है, ये गौड़ा जो है हमारे प्रधानमंत्री बन गए थे, उनके लड़के हैं कुमारस्वामी, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के साथ पार्टनरशिप में बन गए। तो मैंने उनसे पूछा, वॉक द टॉक मेरा शो था उस टाइम NDTV में, मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती कि आपके पिताजी तो प्रधानमंत्री बने इसलिए कि सब पार्टियों ने कहा कि हमें बीजेपी को बाहर रखना है, तो एक बीजेपी को बाहर रखने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखने के लिए हम उस बहाने से एक अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं, और किसी और पे उनका राजीनामा नहीं हुआ। मुलायम को कहा तो लालू नाराज हो गए, लालू को कहा तो मुलायम नाराज हो गए, दोनों नाराज हुए, तो फिर चंद्रबाबू नायडू ने सोचा शायद मैं बन जाऊं, तो उस बंदर बांट में हरकृष्ण सिंह सुरजीत ने आपके पिताजी को बना दिया, देवगौड़ा को, तो हमारे प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि प्रधानमंत्री बने काफ़ी टाइम वो सोते रहते थे। ये फोटोज़ देखिए हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई जाएंगी, ये हमारी दीवारों के ऊपर लगी हुई हैं हमारे प्रिंट के न्यूज़ रूम में, क्योंकि हमारे फोटो एडिटर हैं बड़े धाकड़ प्रवीण जैन, और वो एक रोज़ कहीं ना कहीं फ़ोटो लाते थे सोते हुए की देवगौड़ा के, जबकि प्रधानमंत्री थे। कहीं वो ऐसे सो रहे हैं, कहीं वो ऐसे सो रहे हैं, कहीं वो दूसरे के कंधे पे, पब्लिक फंक्शंस में। तो एक बार CM इब्राहिम थे, उनके सूचना व प्रसारण मंत्री, उन्होंने मुझे बुलाया चाय के लिए, तब मैं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर था। तो उन्होंने कहा शेखर जी रोज़ अभी फ़ोटो छापते हैं बेचारे हमारे PM की कि वो सो रहा है, बहुत बुरा लगता है, उसको भी बहुत बुरा लगता है, क्यों करते हैं? तो मैंने कहा वो सो रहा है, तो अगर PM सो रहा है तो फोटोग्राफर फ़ोटो क्यों नहीं खींचेगा? तो उन्होंने कहा उस फोटोग्राफर को मत भेजो। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ कोई और? अगर उसको नहीं भी भेजा तो फोटोग्राफर थोड़ा सुला रहा है उसको लोरी गा के, वो तो सो रहे हैं अपने आप। तो वो सोते रहते थे काम पे। तो दो एक फोटो आप देखेंगे हमारी दीवार पे भी लगी हुई है। उसके बावजूद उनकी सरकार इतनी बुरी नहीं थी, कई आर्थिक सुधार भी तब हुए, उसकी बात हम कभी बाद में करेंगे जी। लेकिन मैंने कहा वो तो प्रधानमंत्री बन गए जो कभी सोचा नहीं था, और सेक्युलरिज्म के नाम पे आपके पिताजी बने प्रधानमंत्री और आप बीजेपी के साथ पार्टनरशिप में बन गए मुख्यमंत्री, शर्म नहीं आती? तो उन्होंने कहा कुमारस्वामी ने कि माय फादर सर मेड ए वेरी बिग मिस्टेक बाय बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि मेरे पिताजी ने बहुत भारी गलती करी भारत का प्रधानमंत्री बन के। तो मैंने कहा ऐसे क्यों? तो उसे कहा नहीं ऐसे है कि हम प्रधानमंत्री तो वो बन गए, उस चक्कर में हमारी जो अपनी स्टेट है कर्नाटका, उसमें हमारा कंट्रोल कम हो गया। पहले यहाँ पे हम खुद चुनाव जीत के सरकार में आए थे, अब हम नहीं कर सकते। तो ये एक सबक सीखा है, किसी भी राज्य की पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं करना चाहिए। और उसने कहा उस इंटरव्यू में कोशिश करूंगा, वो लिंक मिल जाएगा तो आपको आपसे शेयर करूंगा, आज के डिस्क्रिप्शन में NDTV का है। उन्होंने कहा कि हमें सबको DMK ADMK से सीखना चाहिए, द्रविड़ पार्टियों से जी। तो मैंने कहा क्या सीखना चाहिए? तो उसने कहा ये सीखना चाहिए कि अपने राज्य पे पकड़ कभी मत छोड़ो, और अपने राज्य में पकड़ से जो आपकी एक शक्ति होती है उस शक्ति को लेके दिल्ली में लेवरेज करो, उस शक्ति से लेके आप बार्गेनिंग करो, तो उससे कुछ मिल जाता है। मतलब इसका क्या है
आप जानते हैं मैं क्रिकेट की बात बहुत करता हूं कि अपना बैकफुट या तो क्रीज से मत छोड़ो, फ्रंट फुट पे खेलो आगे जाके, लेकिन क्रीज के पीछे रहो, और अगर बाहर निकलो तो ऐसे निकलो कि फटाफट वहां पे वापस हो सको, क्योंकि आपके पीछे एक विकेट कीपर है, वो बड़ा शातिर विकेट कीपर है, MS धोनी की तरह। क्योंकि राजनीति में हमेशा वो MS धोनी से भी बड़ा विकेट कीपर होता है, जिसने अपनी जगह छोड़ी और बॉल निकली उस समय वो वहां से गया। तो ये सब बातें उनको सोचनी चाहिए, और सोचनी भी होंगी, क्योंकि वो बहुत सीनियर राजनेता हैं, कांग्रेस कल्चर से आए हुए हैं, शरद पवार के मित्र हैं, दक्षिण के होने के बावजूद, हालांकि तेलंगाना के तेलुगु स्पीकर हैं, हिंदी और उर्दू बहुत ठीक ठाक ज़बरदस्त बोलते हैं, और एक ओल्ड फैशन पॉलिटिशियन का उनमें दमखम भी है, और जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे थिक स्किन, वो भी है। अगला सवाल जो है वो विभव कावूरी का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम और वहाँ के राजनेताओं का इसका समर्थन करने के बाद भारत कनाडा संबंधों पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारत कनाडा के संबंध जब तक ट्रूडो वहाँ पे रहेंगे तब तक थोड़ी बहुत खींचातानी चलती रहेगी, क्योंकि इसमें भारत ने समस्या क्रिएट नहीं की है, ये ट्रूडो की अपनी राजनीति की समस्या है, क्योंकि उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। क्योंकि वो जो लेफ्ट है कनाडा में, वो तभी सत्ता में आता है अगर उसको जो भी वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक ग्रुप हैं, ख़ास करके जो इमिग्रेशन वाले अल्पसंख्यक ग्रुप हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, हिंदू भी हैं, उनका वोट मिलता है। उनका वोट अगर नहीं मिले तो ट्रूडो कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। और जो सिख समुदाय है वहाँ पे काफ़ी बड़ा है, वो उनको वोट देता है। मेरे ख्याल, अब मुझे एकदम याद नहीं है, पर करीब 10 लाख से ज़्यादा वहाँ सिख समुदाय है। कनाडा बहुत कम आबादी का देश है जी, तो उसमें ये तमाशे साइडवेज चलते रहते हैं। अब देखिए कि जितने लोगों ने वोट दिया इस खालिस्तान रेफरेंडम में, सब तो कनाडा के सिटीज़न हैं। अगर तुम हुई गए कैनेडियन तो आप देशभक्त बनो कनाडा में, वहाँ पे बनाओ। अगर आपने बनाना भी है खालिस्तान तो वहाँ पे बनाओ। जिस देश को आप छोड़ गए, जिस देश को आपने इस काबिल नहीं समझा कि आप उसका पासपोर्ट भी कैरी करें, उसमें आप कैसे एक और देश बना रहे हो? तो ये अब ट्रूडो की सरकार को भी बात समझ है कि इससे भारत में बहुत इरिटेशन होती है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाते हैं और करना चाहते भी नहीं है, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है जी। तो भारत से इस समय आप देखेंगे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। भारत से भी जो प्रोटेस्ट आती है उसमें कहा जाता है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लेकिन ये अब भारत और कनाडा दोनों के राजनेता सब मानते हैं, इसलिए आपस में मिलते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। मोदी जी ट्रूडो मिले, अब तो आपस में मिले, मुझे याद नहीं कि जप्फी पप्पी हुई कि नहीं, पर कुछ ना कुछ ऐसे हुआ था। वैसे नहीं हुआ जैसे ट्रूडो जब दिल्ली में आए, जब इंडिया आए थे तो वो काफ़ी ही गड़बड़ हो गई थी उस समय, काफ़ी छिछालेदर उनकी हुई थी। लेकिन दोनों देश अभी सोच रहे हैं कि ठीक है, ये एक सो कॉल्ड खालिस्तान, तथाकथित खालिस्तान एक ऐसा इशू है जिसको दोनों देशों को एक माइनफील्ड है जी, उसके आसपास घूम के उसको अवॉइड करते हुए आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के जो साझे हित हैं वो बहुत भारी हैं। क्योंकि देखिए, भारत के एलाइज जो इस समय चाहे क्वाड हो या अमेरिका और लोग हैं, ये जो 5 आइज अलायंस है, जो 5 अंग्रेज़ी बोलने वाले साथी देशों का है, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये 5 लोग सब इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, सब एक साथ बात करते हैं। तो एक तरह से भारत को भी उससे बहुत मदद मिलती है। अब भारत उसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत उसके आसपास है, तो स्ट्रेटेजिक हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत पास हैं। उसके अंदर हर देश की अपनी पॉलिटिक्स भी होती है। अब देखिए, हमारे यहाँ जब किसानों का मूवमेंट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो ट्रूडो बोले, वो क्यों बोले? ट्रूडो को नहीं चिंता कि भारत के किसानों को क्या हो रहा है, ट्रूडो को चिंता है कि उनके जो सिख वोटर्स हैं, उनके परिवार यहाँ पे हैं, वो चाहते हैं कि वो इस पर बोले। तो ये कहानियाँ चलती रहती हैं। ऐसे भी अब देखिए कि अगर हिंदुओं पे कोई हमला होता है या हिंदू मंदिर के ऊपर कुछ गड़बड़ की गई कनाडा में, तो एकदम भारत सरकार भी बोली, वो उनके भी वोटर्स हैं। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है तो जैसे हम फिर अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स अ गेम टू कैन प्ले। भाई, आप ये खेल खेल रहे हो तो हम भी ये खेल खेल सकते हैं, तो वही खेल इस समय हो रहा है।
आज का आखिरी सवाल उमंग ओझा का है, जो कि पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि तेल और रिन्यूएबल एनर्जी क्राइसिस और कीमतों का विश्व अर्थव्यवस्था और प्रत्याशित मंदी एंटिसिपेटेड रिसेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तेल का जो दाम बढ़ा है, इससे सबको फर्क पड़ रहा है, हर देश को फर्क पड़ रहा है। कोई देश ऐसा नहीं है जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ देश ऐसे में जिनको इससे फायदा हो रहा है, तो वो भी फर्क ही है। सऊदी अरेबिया को फायदा हो रहा है, गल्फ देशों को फायदा हो रहा है, रूस को फायदा हो रहा है। हालांकि क्योंकि रूस के तेल के बेच पे तो अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक साइकिल दुनिया में चलती है। अब इसी दुनिया में बहुत काम हो रहा है कि तेल से आज़ादी ली पाए, लेकिन उसमें समय लगेगा और वो भी बहुत खर्चे का काम है। वो एकदम आप शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे अब हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और चीज़ें आ रही हैं, ये बहुत महंगी हैं क्योंकि छोटी हैं। जब इनका स्केल बढ़ेगा तब मैं समझता हूँ कि ऑयल की भी जो महत्ता है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन ये करीब 10 साल का प्रोजेक्ट है। अब ये साइकिल्स ये ऑयल की चलती रहेंगी ऊपर नीचे। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। शेखर ने जिन जिन बातों की, आर्टिकल्स का, वीडियोस के बारे में बात की, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद दिला दूँ कि जो भी मैंने सवाल पूछे, उनका टाइम स्टैम्प्स के साथ भी वो सवाल डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप उसको देखना चाहें तो, और आसानी से उन सवालों तक जाना चाहें तो। इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।